नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की तारीख है 13 मई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 कार्यक्रम। करंट अफेयर तो हम डिस्कस रोज करते हैं, आज भी करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम देखेंगे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के बाद में आज का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से रिलेटेड यहाँ पर आज 20 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको परीक्षा पास करना है तो इसको आसानी से समझना होगा आपको और कभी नहीं भूलना होगा। प्रेशर में समझकर आप चीजों को बहुत समय तक याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप बहुत आसान तरीके से बिना प्रेशर के, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे आप पिक्चर्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उस तरीके से अगर कर ले जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक दर्ज कराने के लिए जो रिपोर्ट आप दर्ज करते हैं, रिपोर्ट को प्राथमिकी कहते हैं। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एफआईआर आपके द्वारा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पायलट परियोजना है, अभी पूरे राज्य में नहीं लागू की गई है। 23 स्थानों में इसको शुरू में लागू किया गया है। 112 जो हेल्पलाइन है वो अब राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन है, तो उस प्रदेश में भी इसी का उपयोग किया जा रहा है एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवा के लिए। डायल 112 की शुरुआत मध्य प्रदेश ने देश के जो अग्रणी राज्य हैं शुरू करने में इसके, उसमें अपना नाम दर्ज कराया था और वर्तमान समय में भारतीय संविधान के तहत एफआईआर को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 द्वारा परिभाषित किया जाता है। धारा कौन सी है? 154। तो ये राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये काम भी शुरू किया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एफआईआर आपके द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा बी। कभी कभी होता यह है कि जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे होते हैं पीएससी का, तो आपको लगता है कि अगर यूपी पीएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, अगर वहां पर उत्तर प्रदेश दिख गया तो आप उत्तर प्रदेश टिक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नव विकसित नॉन इन्वेसिव बाईपैप वेंटिलेटर का नाम क्या है? यह वेंटिलेटर अभी चर्चा में है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है वो CISR की है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है। इसने जब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो प्रोजेक्ट शुरू करने के महज 36 दिनों के अंतर्गत ही एक वेंटिलेटर बनाकर तैयार किया है। उस वेंटिलेटर का नाम क्या है? और उस वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ वायु। सब कोविड-19 वाले ये प्रश्न है, एक वीडियो मैं भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में। इतना कोई अरवरी, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहीं पर मैं बताते चल रहा हूं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये डेट बिल्कुल आप मत भूलिएगा। 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, इसको मैं अभी बता रहा हूं। और तीसरा है कि इसके अंतर्गत न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई, यानी कि जो इसके लाभार्थी होंगे वो 18 से 40 एज जो ग्रुप है उसके होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला तीसरा तो सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है? इसमें लिखा हुआ है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, क्योंकि इधर कोविड-19 चल रहा है तो बार बार ये चर्चा हो रही है कि कोविड-19 में जिन लोगों का रोजगार छिना है उसमें गांव के लोग ज्यादा हैं और वहां से वो पलायन करके गांव में आ रहे हैं, तो समस्या हो रही। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित नहीं है, यहां पर होना चाहिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर। अगर असंगठित होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है, केवल ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? अभी जो समय चल रहा है इसमें भारत सरकार कोशिश कर रही है, अभी जो कल पैकेज दिया गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का एक मंत्रालय भी हमारे यहाँ, वो सशक्त तौर पर काम करें तो हमारा देश बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर हो जाएगा। चाइना ने क्या किया है? चीन की यही पॉलिसी रही है कि उसने जो उनका लघु सूक्ष्म
उद्योग रहा है, एमएसएमई रहा है, उसको बहुत मजबूत कर लिया है, बहुत सशक्त कर लिया है। इसी कारण से वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारी बड़ी मशीनरी की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती कि रोज हम यही किया करें। पता चला कि हमने मंगाई आज एक मशीन, कल एक मंगाई। हमको छोटे छोटे सामानों की भी जरूरत पड़ती है। हमको दैनिक उपयोग में जो चीजें जरूरी है वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है। अगर भारत ये करने लगे, और आप लोगों से मैं एक अपील कर रहा हूं, और मैं जान रहा हूं कि आप मुझे गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो ये आप मानेंगे। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाइए तो वास्तव में कोशिश करिए कि वो आपके देश का बना हो, मेड इन इंडिया हो। मेड इन इंडिया खरीदिए, जिससे कि पैसा आपके देश को मिले। ये बहुत जरूरी हो गया है। तो उसी के तहत अभी 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन हो रहा है। तो ये जो मंत्रालय है वो कौन है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नव विकसित प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली कौन सी है? ये अंग्रेजी से हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है तो ऐसे ही वाक्य बनकर सामने आते हैं, इसमें कोई उपाय और नहीं होता है। अभी एमएसएमई ने क्या किया है, वही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने छोटी इकाइयों को राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए, जो बात मैं अभी कर रहा था, चैंपियंस पोर्टल सेवा प्रारंभ की है, और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, और यह पोर्टल एक नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा, जो उद्योगों को जानकारी प्रदान करेगा। और इसका जो कार्यान्वयन है, जो इसकी मॉनिटरिंग है, इसका जो कार्यभार है, वो सीपी, इसको ध्यान से देखिएगा, CPGRAMS, इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इसको एकीकृत करके किया जाएगा पूरा कार्यान्वयन। और ये जो सीपी ग्राम्स है, ये केंद्रीकृत लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली है। ठीक है, आगे आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को अधिकतम कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है? गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है कि कोविड-19 से अगर आपको बचना है तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारी जानकारी है, उसमें लोकेटर है, आसपास में कोई मरीज होगा तो लोकेट होगा, ये सारी चीजें उसमें हैं। तो इसमें जो आंकड़े हैं, जो डेटाज हैं, वो कितने दिनों तक सेव किए जा सकते हैं मैक्सिमम, ये लिमिट है 180 दिनों की। असीमित भी मत मानिएगा, ये सी ऑप्शन सही है, 180 दिन। ठीक है ना, एक महीने ना 60 दिन, केवल 180 दिन, ये ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं। 6 माह तक इसमें मोटे तौर पर जो डेटा है वो बना रहेगा। कृषि मंत्रालय का 15 मई से पहले कितने मंडियों या बाजारों को ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? कल के करंट अफेयर की यानी डेली 30 की क्लास में हमने ई नैम के बारे में डिस्कशन किया था, और वहां आपको शायद बताया था कि 450 मंडियों को इसमें जोड़ा जा चुका है। 15 मई तक कृषि मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि वो 1000 संख्या ये पहुंचा देगा। 1000 तक मंडियों की संख्या होगी जो इससे जुड़ जाएंगे, और अभी स्थिति यह है आज की डेट में 962 तक हो गई हैं। तो वो क्वेश्चन अपडेट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि लास्ट डेट जो एग्जाम होने वाला है, वो लास्ट डेट तक एग्जाम अगर करंट अफेयर कवर कर रहा है तो आपको वहां तक कवर करना होगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि मार्च में पेपर बन गया और एग्जाम किसी कारण से टल गया, और जून में एग्जाम फिर वही हो रहा है या जुलाई में हो रहा है, और वही पेपर दे दिया गया, तो हो सकता है कोई आउटडेटेड सूचना भी आपसे पूछी जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन या फिर डिलीट करने पड़ते हैं, या फिर उन पर सबको मार्क्स दिया जाता है, या कुछ ऐसा प्रावधान करके आयोग उसकी व्यवस्था करता है। फिलहाल आप अपडेट रहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण ये अभी हुआ, इसको किस देश ने जीता है? ये जो जीता है वो कौन सा देश जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पहला संस्करण इसका हुआ है। भारत का जो स्थान रहा है ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत इसमें फर्स्ट पे नहीं रहा है, ये फिफ्थ पोजीशन पे रहा है। अमेरिका जीता नहीं है। इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे वो भी मैं आपको याद करा दूं, चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत
और शेष विश्व, ये 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेंट थी, ये 6 टीम इसमें भाग ली थी। तो इसमें जीता है चीन, प्रथम प्राइज इसी को मिला है, फर्स्ट प्राइज, और सेकंड पे रहा है अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी, यहां पे मैं नोट किए दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19 के प्रकोप के चलते फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन का पुनर्निर्धारण किया गया। ये कैंसिल किया गया था, तब हमने इसको डिस्कस किया था, ये अप्रैल वाले करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। ये जो पुनर्निर्धारण किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया जाना है, मतलब किस देश में होगा, और तिथि भी मैं आपको अभी व्याख्या में बता रहा हूं। ये जो अंडर 17 महिला विश्व कप का पुनर्निर्धारण किया गया है, ये 2 नवंबर 2020 से होना था, 2 नवंबर 2020 से ये होना था। अब ये 2 नवंबर 2020 से नहीं होगा। अब इसकी जो डेट रखी गई है, ये 17 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच में ये होगा। और इसका जो स्थल है वो कहाँ है, भारत। ऐसे इसको याद कर लीजिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0 3.0 तक हो गया है, 17 मई को पूरा हो रहा है, 4.0 की घोषणा की। इसके साथ कितनी राशि के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस कैटेगरी में आप रखिएगा, जो भी कोविड 19 से प्रश्न बन रहे हैं। ये जो पैकेज घोषित किया गया है, 18 मई से ये नया लॉकडाउन लागू हो रहा है, इसमें जो ये पैकेज है ये 20 लाख करोड़ रुपए का है। कितनी ज्यादा ये रकम होती है, अगर हमको आपको मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इतना पैसा है, ये भी तो एक बात है, कहाँ खर्च कर लेंगे। 20 लाख करोड़ रुपए की ये राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसमें बहुत सारी चीजें की जानी है। ये एमएसएमई की जो बात कर रहे हैं, यानी कि लघु बृहद जितने भी उद्योग हैं, जो किसानों को सहायता है, सब कुछ इसी में शामिल होगा, तभी तो इतना बड़ा पैकेज है। चलिए अब आज के टॉपिक पर हम 20 प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहां से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, पाचन क्रिया का अंत बड़ी आंत में होता है, ये प्रारंभ कहां से होती है। आपको पता है कि आहार नाल, आप जानते हैं, जहां पर पाचन की क्रिया सबसे सटीक ढंग से, आपके दिमाग में यही रहता है कि आहार नाल में ही होती है। ठीक है, आहार नाल का अगला भाग पाचन से संबंधित होता है और पिछले भाग में पचे भोजन का अवशोषण होता है। लेकिन जो पाचन क्रिया है वो कहां से शुरू होती है, आप अगर इसको पढ़े होंगे, जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। कई सारी चीजें आप खाते हैं जो आपके मुंह में ही पचने लगती हैं। जैसे चावल आप खाते हैं ना, ये मुंह से ही पचना चालू हो जाता है, लार के साथ मिलना चालू होता है, वहीं से पचना चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कई ऐसी चीजें साथ में नहीं खानी चाहिए। जैसे आप लोग खाते हैं अचार, और अचार के साथ में बढ़िया सा चावल लेते हैं और उसको खाते हैं। अचार जो है उसमें खूब मसाले होते हैं, ये सबसे अंत में जाकर पचता है। ठीक है ना, बड़ी आंत तक ये पहुंच जाएगा, तब तक पचता रहेगा, और चावल यहीं से पचना चालू हो जाएगा। दोनों आप मिक्स करके बढ़िया सा खा लेंगे। खाने के बाद अब जो आपका मुंह है वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसको पचाएं किसको ना पचाएं। ऐसी चीजें साथ में कभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम लोग खाते रहते हैं। जितने भी फास्ट फूड हैं, और फास्ट फूड को बनाने में जो भी चीजें प्रयुक्त होती हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि मुंह, आंत और आपका जो भी शरीर का अंग है वो कंफ्यूज हो जाता है, किसको पचाना है किसको छोड़ना है। अपच की समस्या हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मोटापा बढ़ना और अपच की समस्या के बाद में बहुत सारे अन्य रोगों का भी जन्म होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग हैं मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत। आहार नाल में किनको शामिल आप करेंगे, आहार नाल में ये सभी सम्मिलित हैं, मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है और आते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिह्वा के विभिन्न भाग एवं उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले स्वाद का सही सुमेलन है। ये यहाँ एक प्रश्न आ गया है क्योंकि पाचन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप चटकारा लगाकर स्वाद लेकर खाते हैं। तो अग्रभाग मीठा स्वाद, बिल्कुल सही है। अग्रभाग जो जीभ का होता है वो मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है, यानी कि वो मीठे स्वाद को पहचानता है। पश्चभाग खट्टा स्वाद, क्या ये सही है, ये गलत है। और बगल का भाग कड़वा स्वाद, ये भी गलत है। एक्चुअली बगल का भाग खट्टा स्वाद के लिए ये यहाँ आ जाएगा, और ये गलत है, कड़वा स्वाद पश्च भाग से जाना जाता है।
तो ये बी और सी गलत हो जाएंगे, केवल ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जठर रस का निर्माण आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा होता है। पहला स्टेटमेंट, जो जठर रस होता है, जठर रस आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियों के द्वारा बनता है। जठर ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आमाशय से खाद्य पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आमाशय से जो खाद्य पदार्थ है वो मुख गुहा से भोजन आमाशय में जाता है। सबसे पहले मुख गुहा आप लीजिए, मुख गुहा से ये आमाशय में गया। अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई बहुत अच्छी चित्रकारी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। मुख गुहा से ये कहाँ गया, आमाशय में, और वहां ये क्या होगा, एक मांसल थैला वहां होगा जहां पर भोजन अस्थायी रूप से जमा हो जाएगा। और फिर आमाशय से खाद्य पदार्थ कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में नहीं जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरीके से केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। मानव की समस्त आंतों को दो भागों में बांटा जाता है, छोटी और बड़ी। बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए इसी समय। आमाशय से आने वाले कायम तथा तरल भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। बिल्कुल सही है। छोटी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम भाग है। ये गलत है, क्योंकि बड़ी आंत अंतिम भाग होती है, वहीं से गुदाद्वार के द्वारा फिर निकलता है भोजन। और बड़ी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण में भाग नहीं लेती है। क्या ये बात सही है? बड़ी आंत भोजन के पाचन और अवशोषण में भाग नहीं लेती है, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, पाचन और अवशोषण में वो भाग नहीं लेती है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत या जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। इसको जिगर, दिल जिगर नजर क्या है वाला जो प्रश्न नहीं, देखिए मुझे प्रश्न ही याद आते हैं। गाने की जगह भी मैं प्रश्न ही बोल रहा हूँ। वो वाला गाना सुना है ना, दिल जिगर नजर क्या है, तेरे लिए जान भी दे दूं। आप लोग अपने अपने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए जान दीजिए, लेकिन उसके पहले अधिकारी बन जाइए। तो यकृत या जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी ग्रंथि को किसी को मत दीजिए। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन हेपेरिन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। यह भी बिल्कुल सही बात है, और ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, याद कर लीजिएगा। जो आपका ये दिल जिगर देने की आप बात करते हैं, इसका वजन आपको पता है 1.5 किलो से ऊपर होता है, 2 किलो तक ये पाया जाता है। तो इतना भारी सामान शरीर का आप किसी को ऐसे आसानी से मत दीजिएगा। फाइब्रिबोजन, फाइब्रो ऐसे पढ़ेंगे, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, इसका उत्पादन कहां होता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, और यहीं पर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, जहां जिस प्रश्न की जरूरत होती है मैं यहां पर कोशिश करता हूं। अभी एंजाइम पे मैंने कई प्रश्न बना दिए, क्योंकि एंजाइम बहुत पूछा जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री जब भी आपसे पूछा जाए, आंख बंद करके यकृत टिक कर दीजिएगा। आंख बंद करके कैसे करेंगे, ये तो मुहावरा है। जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु की जांच में की जाती है, किसकी जांच, किसकी जांच की जाती है? अगर किसी ने जहर खाया है, यकृत की जांच की जाती है। जहर कभी नहीं खाना चाहिए। सुसाइड की कोशिश करना सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुसाइड की कोशिश आप कैसे कर लेते हैं? माँ बाप ने आपको पैदा किया है, क्या उनसे पूछ के करते हैं? आपको अपनी जान देने का अधिकार कैसे है? क्या आप खुद पैदा हुए थे? आपकी जिंदगी किसी दूसरे ने दी है, वो दूसरे की अमानत है, और आप इधर उधर बांटते भी फिरते हैं दिल जिगर और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद में अगर आप सोचते भी हैं इसके बारे में तो कितनी बुरी बात है। कोई भी परिस्थिति आ जाए पूरे जीवन में, कभी ये सोचिएगा नहीं कि हमको जहर खाना है, फांसी लगाना है, कहीं कूद जाना है। बिल्कुल नहीं। क्या होगा जिंदगी में, क्या होगा? कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मरने से बुरा कुछ नहीं होगा, और जिंदगी से अमूल्य कुछ नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पित्ताशय द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है।
पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि पित्त रस का स्राव पित्ताशय द्वारा नहीं किया जाता है। पित्ताशय यानी कि पित्त का आशय यानी वहां जमा होता है, तो वहां पर जमा होता है, और इसका जो स्राव है, इसका जो उत्पादन है, वो यकृत के द्वारा किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पित्त वाहिनी में अवरोध होने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं, जिससे बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है। आपको मैंने एक दिन डिस्कशन के दौरान बताया था कि बिलिरुबिन का टेस्ट एक रोग है उसमें होता है, और वो रोग कौन सा था। अगर आपको ये याद है, करंट अफेयर में ये प्रश्न था, मुझे बिल्कुल सही से याद है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह पे। तो ये रोग होता है पीलिया, ठीक है। बिलिरुबिन का ही उसमें टेस्ट होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। पाए जाते हैं लिखा है, यानी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपकी जो लार होती है ना, वहीं पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पाचन क्रिया केवल एंजाइम की उपस्थिति में ही संभव हो पाती है। अगर आपसे ये कहा जाए तो बिल्कुल सही है, एंजाइम नहीं होगा पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, लेकिन एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। और एंजाइम जीवधारियों में पाए जाने वाले जो जैव उत्प्रेरक हैं, वही हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं वो, क्योंकि इनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक क्रियाएं सामान्य तौर पर भी सरलता एवं आवश्यक गति से पूर्ण होती हैं। तो लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टॉयलिन और लाइसोजाइम। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भी हानिकारक जीवाणु होंगे, हानि पहुंचाने वाले, कहां पर, भोजन में, उनको ये क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और जो ये टाइलिन होता है, ये भोजन में जो स्टार्च होता है, मंड होता है, टाइलिन के बारे में जान लीजिए। जो मंड होता है, जिसको अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं, मंड को माल्टोज शर्करा में ये परिवर्तित कर देता है। तो ये दोनों के बारे में आपको ये जानकारी भी जाननी चाहिए। आमाशयिक रस में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है आमाशयिक रस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है, लेकिन इसमें बिलिरुबिन नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आमाशयिक रस, आमाशय की दीवार में अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो स्वच्छ आम्लिक द्रव स्रावित करती हैं, उन्हीं को कहा जाता है। इसमें एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूसिन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन बिलिरुबिन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, अभी मैंने व्याख्या में बताया था ऊपर के प्रश्न में, ये भी बिल्कुल सही है। एंजाइम सेलुलर चयापचय प्रक्रियाओं में भी भाग लेता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी विकल्प यहां पर सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है। जो बेबी फूड्स बनाए जाते हैं उसमें कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वह एंजाइम जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन सा एंजाइम है। ये कहीं कहीं आपको रेनिन लिखा मिलेगा जो कि विकल्प में है, और कहीं कहीं रेनिन भी लिखा मिलेगा। रेनिन का उत्पादन जो प्रयोग होता है वो डेयरी उद्योग में होता है। बछड़ों और भेड़ों के बच्चों जैसे युवा पशुओं के पेट में ये उत्पन्न होता है, और पनीर के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन होते हैं। मैंने कहा ना ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक यहां पर है राइबोजाइम, ये एक अपवाद है, ये प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कोहने ने एंजाइम शब्द को गढ़ा था, यानी विल्हेम कोहने ने एंजाइम शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। प्रोटीन एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, किया जाता है।
रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है। हर एक लाइन इस ऑप्शन की अलग अलग प्रश्न है। लाइपेज वसा को बचाता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। लाइपेज क्या करता है? वसा को बचाता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एक चीज मैं बताऊं, डायरेक्टली ये 30 प्रश्न होते हैं, इनडायरेक्टली ये 50 से ऊपर होते हैं, 60-70 भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जरा बताइएगा कि अचानक आप एक दिन उठें या रात में सपना देखें कि डेली 30 आज बंद हो गया, अब आगे कभी क्लास नहीं आएगा, और अगले दिन आपको पता चले 8 बजे से 9 बजे तक आप इंतजार करते रहे और डेली 30 नहीं आया, तो आपको कैसा लगेगा? जरा इस फीलिंग को लिखिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या फील करते हैं। आप भले इसको लाइक नहीं करते हैं, मैं कहते कहते थक गया। अगर 2000 लोग देख रहे हैं, 2500 लोग देख रहे हैं, हर लोग लाइक कर सकते हैं। नहीं करते हैं मत करिए, लेकिन इस फीलिंग को जरूर बताइएगा। और अंत में है, टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित होने से रोकता है। परिवर्तित होने से रोकता नहीं है, अभी मैंने बताया था मिस्टर मिस्टर या मिसेस कि ये परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करता है, परिवर्तित करता है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सब लेंदी प्रश्न मैंने बनाए हैं कि ज्यादा तैयारी आपकी हो जाए। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है। ये भी सही है। अग्नाशय में एसिनस नामक एक रस का स्राव होता है। ये भी बिल्कुल सही है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटना मधुमेह कहलाता है। इतना कठिन प्रश्न आपको लग रहा था, और सबसे जो आजकल विश्वव्यापी बीमारी है मधुमेह, इसके बारे में अगर सही से आपको जानकारी है तो आप जान जाएंगे कि रुधिर में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो घटना नहीं, वो बढ़ना, इंक्रीज होना मधुमेह कहलाता है। बढ़ जाता है ना। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। और लैंगरहैंस की दीपिका यकृत में स्थित होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैंगरहैंस की दीपिका यकृत में स्थित नहीं होती है। ये कहां पर स्थित होती है, ये आपके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और वो फीलिंग जरूर बताइएगा। ठीक है। तो पहला केवल इसमें सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तैयारी अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, 100-200 क्वेश्चन रोज सॉल्व करिए। इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज का मदद भी ले सकते हैं। 6307281212 पर आप व्हाट्सएप करके, या हमारी वेबसाइट upsctarget.com को, यहीं तक वेबसाइट है, इसको विजिट करके, ये वेबसाइट लिखी हुई है, या आई एस प्रेप अकेडमी के ऐप पर पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।